अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में प्रोग्राम हकाइक विद एहसान बिटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब से, जो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं सऊदी इलेक्ट्रिक में। और अब इससे पिछले टॉपिक भी हमने बात की थी क्लीन एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और पाकिस्तान में उसकी क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या पहले किए जा रहे थे, क्या अब करने जा रहे हैं। जिस तरह अशफाक साहब पहले कई दफा कह चुके हैं, हाइड्रो पे भी तवज्जो दी जा रही है, जो पिछले पावर प्लांट से बहुत ज्यादा बेहतर था। उसके साथ साथ आज का टॉपिक हमने चुना है विंड पावर प्लांट्स के बारे में बात करने में, जो कॉस्ट सस्टेनेबल भी है, वो वैसे सस्टेनेबल है, लो कॉस्ट भी है, उसमें क्लीन एनर्जी भी है। पाकिस्तान में हम इनसे पूछना चाहेंगे, इनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक, कि पाकिस्तान में विंड कॉरिडोर्स एक्चुअली हैं कितने जो इस काम के लिए फिजिबल हैं, उनमें से कितने यूटिलाइज किए गए, कैसे किया गया, और क्या पोटेंशियल है हमारे मुल्क का। वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आपने किया कि कितने कॉरिडोर है हमारे, तो इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमारे पास अभी तक जो डेवलप हुआ है प्रॉपरली कॉरिडोर, वो एक ही कॉरिडोर है, और वो है घारू जिमपीर कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर जो है ये सिंध में है। आपको पता है कि ये जो घारू है वो कराची के करीब है, और जिमपीर जो है वो हमारा ठट्ठा के करीब है। और फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो टुवर्ड्स हैदराबाद तो जाम शुरू होता है। तो ये पूरा इलाका जो है ये घारू से लेके जिमपीर, ठट्ठा, जिमपीर और फिर जाम शुरू, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर बनता है। ये पूरा जो है ये हमारा जो है वो विंड कॉरिडोर है। और इसका जो टोटल रकबा है ये 9700 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट विंड कॉरिडोर इन द सब कॉन्टिनेंट यू कैन से। अच्छा। तो जी, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है, और इस पे जो है ना तकरीबन हम 43,000 मेगावाट कैपेसिटी की विंड एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 43,000 मेगावाट सिर्फ इस कॉरिडोर से, सिर्फ इस कॉरिडोर से। हाँ जी। इसके अलावा फिर अगर हम थोड़ा सा टुवर्ड्स बलोचिस्तान जाएं, तो जो हमारा ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस पे भी काफ़ी तेज़ विंड्स होती हैं, और वो भी एक हमारा विंड कॉरिडोर है। उस पे भी जो है वो हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हम यही डेवलप कर लें पूरा, जो हमारा ये घारू जिमपीर का कॉरिडोर है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि 43,000 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो हम विंड एनर्जी की ले सकते हैं। तो इट्स क्वाइट ह्यूज। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री पे चला जाता हूँ कि ये कब हमने डेवलप करना शुरू किया, और इस पे पहला प्लांट जो है वो कब लगा। एक्चुअली इसकी जो सर्वे हुआ और जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, वो तो 90s में स्टार्ट हो चुकी थी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस पे जो है वो कंप्लीट सर्वे किया कि हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कॉरिडोर, विंड कॉरिडोर हो सकते हैं जहाँ पे हम विंड टर्बाइंस लग सकती हैं। तो उनके सर्वे के मुताबिक उन्होंने फिर ये 90s के एंड तक ये डेवलप कर लिया कि हमारे पास 3-4 कॉरिडोर्स हैं, जिनमें जिमपीर, घारू जिमपीर कॉरिडोर है, और बलूचिस्तान में जो है वो नियर द बॉर्डर ऑफ ईरान जो है वो हमारे पास कॉरिडोर है। इसके अलावा कुछ और नॉर्दर्न एरियाज में भी हमारे पास कॉरिडोर हैं, जो हमारा जैसे स्वात का इलाका है, और जो NWFP के ये KPK के कुछ इलाके हैं, इनमें भी कुछ हमारे पास कॉरिडोर्स हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि विंड कितनी है, विंड की वेलोसिटी क्या है, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता होता है। तो ये जो घारू जिमपीर कॉरिडोर है, ये चूंकि कोस्टल एरिया है ज़्यादातर, और इस पे जो समुद्र से हवाएं चलती हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ये मोस्ट फीजिबल कॉरिडोर है विंड एनर्जी लेने के लिए। ये तकरीबन अशफाक साहब, इसके बारे में, विंड के बारे में, द मोस्ट कॉमन जो कहते हैं कि ना, इसका एक कौन, इसका ये है, कौन में ये है शामिल है कि इसकी इनकंसिस्टेंट है। आप उसकी विंड की वेलोसिटी पे आप यू आर रिलाइंग ऑन दैट। अगर इनकंसिस्टेंट हो तो उस वाले से ये कॉरिडोर आपके ख्याल से बिल्कुल मुनासिब है? जी, ये मुनासिब है ना। इस पे चूंकि सारा साल जो है वो मिनिमम जो विंड चाहिए होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, स्पीड, वो विंड की स्पीड इस कॉरिडोर में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट फीजिबल कॉरिडोर।
जिमपीर कॉरिडोर जो है, ये घोरो जिमपीर कॉरिडोर, ये दिस इज द मोस्ट फिजिबल कॉरिडोर, क्योंकि इस पे जो मिनिमम स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, वो तो 7 to 8 मीटर पर सेकेंड है, जो बनती है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा। और लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 प्लस है, यानी 100 किलोमीटर पर आवर प्लस है इस कॉरिडोर में। तो इसलिए ये मिनिमम जो जो एवरेज विंड स्पीड चाहिए होती है वो इसमें अवेलेबल है। तभी इसमें जो है ना वो फिर 2002 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उस वक्त तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक प्लांट लगाया गया। और ये पहला प्लांट जो है, ये जरलू इंजीनियरिंग, जरलू एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड, ये एक फर्म है पाकिस्तान की, और उसको ये दिया गया कि ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यहाँ पे विंड का प्रोजेक्ट जो है वो करें। लेकिन ये बहुत ही महंगा था, ये $136 मिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसमें तकरीबन 50 मेगावाट कैपेसिटी का ये एक पहला पावर प्लांट था। तो ये फिर ये कि इसकी एनर्जी भी बहुत महंगी पड़ रही थी, यानी ये तकरीबन 17 सेंट पर यूनिट थी उस वक्त। अच्छा। उस वक्त डॉलर तकरीबन 50-55 रुपीस का था, तो इस तरह तकरीबन 9 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली पड़ती थी। लेकिन 9 रुपए उस वक्त के हिसाब से, 2002 के हिसाब से बहुत महंगी बिजली थी। तो इसलिए सोचा ये गया कि बस इसके बाद जो है इसको फर्दर प्रोजेक्ट्स ना लगाए जाएं, क्योंकि ये अभी तक फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं था, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाया गया लेकिन वो फिजिबल नहीं था। उसके बाद फिर ये रोक दिया गया प्रोसेस इसको। लेकिन 2009 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने सोचा कि ये विंड पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जाएं। उस वक्त भी लोड शेडिंग बहरहाल बहुत ज़्यादा हो रही थी पूरे मुल्क में, तो ये लोग वैसे भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे थे, आईपीपीज भी लग रही थी, और इन्होंने विंड की तरफ भी तवज्जो देनी शुरू की कि विंड पावर प्लांट्स भी जो है वो लगाए जाएं। तो उस वक्त उन्होंने विंड पावर प्लांट जो है वो लगाने शुरू किए। तकरीबन 4 या 5 मुआहदे जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, जिनकी लागत भी ये इसी के करीब करीब थी, यानी 130 और 125 से लेके 130 मिलियन डॉलर पर यूनिट था, और एक यूनिट से वही 51 मेगावाट जो है कैपेसिटी ले रहे थे हम। तो ये 4 या 5 प्रोजेक्ट्स जो थे ये पीपल्स पार्टी के दौर में लगे। उसमें हाल एक जो है वो 2009 में स्टार्ट हुआ, बाकी जो है वो 2010 में स्टार्ट हुए, और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। इशफाक साहब, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा उसकी एक वो रेलेवेंस देने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए, क्या आप बताएंगे कि जो जिस तरह आपने कहा कि 140 मिलियन डॉलर्स में से आप एक प्रोजेक्ट था, उसमें से आपको 50 मेगावाट यानी 1 यूनिट मिल रहा था, एज कंपेरेबल टू दैट, क्या अगर आपको 50 मेगावाट प्रोड्यूस करने हो तो ट्रेडिशनली उस तरह के ट्रेडिशनल पावर प्लांट कितने का प्रोजेक्ट था, और ट्रेडिशनली वो हाइड्रो कितने का प्रोजेक्ट था, जस्ट टू कंपेयर के 130 के मुकाबले में वो प्रोजेक्ट 50 मेगावाट कितने में प्रोड्यूस कर सकते थे? सर, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है ना, वो सिर्फ आपको पता है कि वो एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं होता, उसके 3-4 पर्पस होते हैं। एक तो इरिगेशन होता है, एक फ्लड कंट्रोल होता है, और फिर बाई प्रोडक्ट जो है वो ये होती है, हाइड्रो पावर होती है। तो वो मेनली इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें जो है वो हो सकता है वो फॉर द टाइम बीइंग, यानी जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कास्ट उसकी कुछ ज़्यादा हो इनसे, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन वो इस तरह सस्ते पड़ते हैं कि उनसे जो बिजली जो बाई प्रोडक्ट एक किस्म की है वो बहुत सस्ती पड़ती है। और वो मेनली तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो इरिगेशन से जो पानी हम देते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं आप अपनी क्रॉप्स के लिए, वो उधर से भी बेनिफिट आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो फ्लड कंट्रोल होते हैं, उनसे फ्लड कंट्रोल से भी जो है वो उनके बेनिफिट भी आते हैं। वो अगर कैलकुलेट बंदा करे कि अगर हम इससे फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं और अगले 15-20 साल अगर हम इतना फ्लड कंट्रोल करते हैं, उससे इतनी जानों का नुकसान नहीं होता और इतने जो है वो माली नुकसान नहीं होता, तो वो एक अलग बात है। यानी वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है। ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, इसलिए उनके साथ कंपैरिजन फिजिबल नहीं है, मतलब हम कर नहीं सकते उनके साथ फिजिबल। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मेरा ख्याल है फिर भी जो पानी से जो हाइड्रो पावर हमें जो वापडा की प्रोग्राम में जिक्र किया कि अगर ट्रेडिशनल ले ले, अगर आप ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स ले ले, हाइड्रो जिसका आपने बताया, इट मेक्स सेंस के उससे कंपैरिजन ना इस ऑरेंजेस टू एप्पल्स बन जाता है वो। लेकिन आप एक ट्रेडिशनल पावर प्लांट ले रहे हैं जिस तरह आईपीपीज के थ्रू पाकिस्तान में लगे हैं, अगर आप उससे कंपेयर कर सकें तो
जी, आईपीपी की आईपीपीस की निस्बत तो बहुत सस्ता पड़ता है ना। अभी जैसे नेपरा का रेट मैं आपको बता दूं, उससे उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं ठीक है कि नेपरा ने जो रेट निकाले विंड पावर के लिए उस वक्त की बात जी। कर रहा हूँ मैं, यानी जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब थी, तो उस वक्त नेपरा के जो रेट्स थे विंड पावर के लिए वो 13.5 सेंट पर यूनिट थे। तो 13.5 सेंट पर यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर डॉलर 160 का है तो ये तकरीबन 22-23 रुपए बन जाता है। ठीक तो है कहाँ 22-23 रुपए, और कहाँ जो हाइड्रो पावर है वो हमें 3-4 रुपए पड़ती है, वो आज भी हमें 3-4 रुपए से ज्यादा की नहीं पड़ती। तो इस तरह ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। लेकिन जो आप वो कंपैरिजन है कि हम जो यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट है विंड पावर की और ये जो हाइड्रो पावर की, वो इसलिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो हाइड्रो पावर जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ठीक हो गया। उसमें सिर्फ हम 50 मेगावाट या 100 मेगावाट नहीं ले रहे होते, उसमें हम हजारों मेगावाट ले रहे होते हैं। और दूसरा ये कि उसमें मल्टीपर्पज होता है वो प्रोजेक्ट, वो इरिगेशन भी होता है उसका पर्पज, उसका ठीक हो गया। पर्पज फ्लड कंट्रोल भी होता है उसका पर्पज, और भी कई पर्पज होते हैं मतलब उसमें। तो तो ये इसलिए अच्छा, अब हम तो चलते हैं। हाँ 2009 2010 की बात कर रहे हैं जी आप। 2009-10 में तकरीबन 5 प्रोजेक्ट लगे, सॉरी 4 प्रोजेक्ट लगे, और ये एक पहले हमारे पास प्रोजेक्ट था जो 2002 में लगा था। इस तरह 5 प्रोजेक्ट हो गए। इसको जो अदारा जो हैंडल करता है वो AEDB कहलाता है, यानी अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके आजकल जो सीईओ है ना वो डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, मैं उनको जानता हूँ करीब से, क्योंकि वो पहले जीएम थे वापडा में। वापडा में जो TSG डिपार्टमेंट है, यानी टेक्निकल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उसके ये हेड थे, उसके जीएम थे। और मैं जब पाकिस्तान जाता था तो मेरे लिए वो लेक्चर भी अरेंज करते थे वहाँ पे, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनके वापडा के जो इंजीनियर्स हैं, NTDC के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ शेयर करूँ। तो ठीक है ये पिछले साल इनको वहाँ से प्रमोट करके तो इनको सीईओ बना दिया गया। ये AEDB जो अदारा है इसका सीईओ बना दिया गया। तो उसके बाद ये जो अदारा है ये इसको हैंडल करता है। अच्छा, अब हम आ जाए नवाज शरीफ के जो पीरियड है उसमें। इस टोटल आज तक जो ये AEDB के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनमें 5 जैसे मैंने बताया कि पहले लग चुके थे 2013 से पहले। 2013 और उससे ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 19 और लगे। तो इस अच्छा तरह टोटल 24 हो गए। ये 19 भी जो थे इनकी भी जो आई मीन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए वो तकरीबन 75 सॉरी 95 से लेके 95 मिलियन से लेके 130 मिलियन तक के प्रोजेक्ट्स हैं। और यानी पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है 95 मिलियन डॉलर पर यूनिट से लेके 130 मिलियन डॉलर पर यूनिट तक के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये नवाज शरीफ के दौर में लगे, कुछ इनमें से 2013 में, 14 में और 15 में लगे, जो कि कुछ उनमें से 2014 में कंप्लीट हुए, इनॉग्रेशन हुई, कुछ 15 में कंप्लीट हुए और कुछ 16-17 में जाके कंप्लीट हुए। तो इस तरह जो ये जो है वो 1235 मेगावाट टोटल कैपेसिटी हो गई है हमारी नवाज शरीफ के एंड तक, यानी 2018 से पहले जी। तक 1235 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी हो गई इनकी। और इनका जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि नेपरा ने इनका रेट जो है वो 13.5 सेंट था, जो कि तकरीबन आजकल के हिसाब से 22 रुपए पर यूनिट बनता है। तो ये बहुत ही हाई रेट्स था ये उस वक्त भी, यानी आज से 5-6 साल पहले 2013-14 में भी अगर अब देखा जाए तो ये जो रेट दे रहा था नेपरा, ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन इन द होल वर्ल्ड। मतलब पूरी वर्ल्ड में जो विंड पावर जनरेशन थी वो इतनी महंगी नहीं थी जितनी पाकिस्तान में महंगी थी, कि वो तकरीबन 13.5 सेंट की थी। उसके बाद हाँ आ जाए अब मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये अब्दुल जब्बार खान साहब को लाया गया, सीईओ बनाया गया जी। इसका, इस महकमे का, AEDB का। और इन्होंने फिर 12 और प्रोजेक्ट्स जो थे उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, अब ये सुन ले, यहाँ से आपको पता चलेगा कि पिछले दौर में कितने महंगे चीजें लग रही थी और इस दौर में क्या उनकी कॉस्ट है। अच्छा, 12 ये जो जितने भी 12 प्रोजेक्ट्स हैं ये लगे हैं, इनकी जो है वो 62 मिलियन से लेके 75 मिलियन डॉलर पर यूनिट की कॉस्ट है इसकी। 60 फ्रॉम 60 टू 75।
यानी कुछ जो लोकल बेसिकली इन्वेस्टर से, हाँ 33 to 50% रिडक्शन है कॉस्ट में। 50 दैट्स ये तो काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ अगर आप 130 लें, उधर 130 में भी बहुत सारे लगे हैं, हाँ और ये 62 है, तो आप कह लें कि ये इट्स हाँ हाफ ऑलमोस्ट हाँ हाफ ऑफ हाफ है द हाफ हाँ। ऑफ दैट कॉस्ट है। और तो बहरहाल कुछ 62 से लेके 75 मिलियन डॉलर पर यूनिट तक जो है वो इनकी कास्ट पड़ी है हमें। लेकिन जो असल फर्क है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, वो है जी नेपरा के रेट्स में। अच्छा नेपरा ने को अब ये किया है, अब इस हुकूमत ने, अब महकमा वही है जो नवाज शरीफ के दौर में था, पीपल्स पार्टी के दौर में था, या परवेज मुशर्रफ के दौर में था। लेकिन अब आप ये देखें कि अब कॉस्ट जो है वो, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको रुपीज में है, उनको डॉलर में नहीं है, उनकी सेंट में नहीं है, ठीक है। जो, हाँ उनकी रुपीज में है। और इनमें से कुछ जो प्लांट है उनकी 7.23 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है फॉर द 10 years, और फ्रॉम 11 to 25 years 2.4 रुपीज पर यूनिट। दैट्स इट। 2.4 रुपीज पर यूनिट। आप अच्छा अंदाजा लगाएं कि वो लोग हमें, जो हुकूमतें थी वो कैसे हमें आवाम को फंसा के गई हैं, वो 22 रुपए पर यूनिट जो है वो रेट के, ठीक है वो तो, अब प्रोजेक्ट जो लगता है वो तो 25 से 30 साल के लिए लगता है ना, बल्कि वो 50 साल तक चलता है। अब ये जो है ये 22 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम पड़ता रहेगा, बल्कि ये डॉलर तो महंगा होता रहता है, सेंट्स में, डॉलर्स में रेट्स हैं 13 सेंट। अब 13 सेंट जो है वो डॉलर महंगा होगा तो वो और महंगा हो जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में हमें 30 रुपए भी पड़े, 35 रुपए भी पड़े। लेकिन अब ये जो कॉस्ट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ लोकल करेंसी में वो रेट तय कर रही है, और वो 7 रुपए है। 7 रुपए फॉर फर्स्ट 10 years, और फिर 11 to 25 years 2.4 रुपीज पर। यानी ये तो वो पानी से भी सस्ता आप कह लें कि बिजली हमें पड़ेगी आफ्टर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 years। तो तो इसमें तो कहने का, इसमें अपटेक तो काफी नजर आ रही है फिर तो। क्या जिस तरह आपने अभी 12 की बात की, जैसे हमने पहले बात की थी, ये वाले प्रोजेक्ट्स आप इनकी कंप्लीशन टाइम फ्रेम कितना होता है इशफाक साहब, एक तो ये बात, और ये अपनी कॉस्ट, इनका आरओआई जो है ये कितने अरसे में ब्रेक इवन हो जाते हैं? जी ये चूंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एक टरबाइन जो लगती है ना, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1.5 से 2 मेगावाट होती है। ठीक है 1.5 से 2 मेगावाट की एक एक टरबाइन होती है। आपको पता है ये जो एक पंखा लगा होता है जी 3 ब्लेड्स के साथ, ये जी जो है ना ये 1.3 मेगावाट to 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी देता है, डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टरबाइन। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। ये एक टरबाइन तो आई मीन आपने अगर सारी प्रेपरेशन की हुई है पहले से, तो ये एक टरबाइन जो है ये तो विद इन 2-3 मंथ्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह ये जितनी भी टरबाइन आपने लगानी है, ये एक प्रोजेक्ट में ये तकरीबन 50 जो है वो 50 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर को। तो उसमें आप ये देख लें कि 25 से 30 टरबाइन होती हैं। तो 25 से 30 जो है वो आपने लगाने होते हैं, टावर्स लगाने होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो ब्लेड्स लगाने होते हैं और टरबाइन लगानी होती है। ठीक तो है। ये बहुत ही आई मीन शॉर्ट पीरियड प्रोजेक्ट्स हैं। ये 1.5 से 2 साल में जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अभी जैसे 12 प्रोजेक्ट दिए हैं, तो ये पिछले साल नवंबर में दिए थे, एक्चुअली नवंबर 2019 में। तो ये 21 में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मार्च 21 में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है ये एनर्जी देनी शुरू कर देंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years पीरियड प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो है वो एनर्जी में मिलनी शुरू हो जाती है। और इसकी एक और मैं ये बता दूं कि जो पिछले हमारे, अब चूंकि टर्बाइंस भी आपको पता है इनमें नए नए डिजाइन आ रहे हैं, जी ये ज्यादा एफिशिएंट बन रही हैं अब, और पहले से कम कॉस्टली बन रही हैं। यानी पहले ज्यादा कॉस्टली होती थी टर्बाइंस, और अब इनकी कीमत भी कम हो रही है और ये एफिशिएंट भी ज्यादा हो रही हैं। जो पिछले हमारे जितनी भी टर्बाइंस हैं और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि मिनिमम 30% एफिशिएंसी इनकी होनी चाहिए टर्बाइन की। अच्छा लेकिन अब इस गवर्नमेंट में जो हमें नए प्रोजेक्ट्स, यानी 12 प्रोजेक्ट्स जो नए बने हैं, उनमें ये कंडीशन लगाई गई है कि मिनिमम 37% एफिशिएंसी होनी चाहिए इन टर्बाइंस की। यानी वो अच्छा 7% एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया गया है। यानी जो मिनिमम हमारी विंड स्पीड है उस पर जो मिनिमम एफिशिएंसी होगी वो 37% होगी। ठीक। पहले जो थी वो 30% हम ले रहे थे, अब 37% लेंगे। तो इसमें यानी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है हमारी, कॉस्ट भी बहुत कम हुई है, और रेट आप अंदाजा लगाएं कि रेट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ 7 रुपए और कहाँ 22 रुपए। तो रेट बहुत अच्छा हो गया है। अब यानी अब आप ये देखें कि अब जो अगर हम कुछ अरसे बाद, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये और थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जो है वो कंपेरेबल हो जाएगा हाइड्रो पावर एनर्जी के साथ।
तो इसलिए, और हमारे पास माशाल्लाह अच्छी खासी ये बड़ा विंड कॉरिडोर है हमारा। इसमें अभी तक हमने सिर्फ 2000 मेगावाट अब ले रहे हैं, यानी 1235 ले रहे हैं, 650 के ये नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ तकरीबन 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगे हैं। 43,000 जैसे मैंने अर्ज किया कि 43,000 मेगावाट कैपेसिटी का हमारा कॉरिडोर है, पोटेंशियल है। अभी हम मोर देन 40,000 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर अभी हमारे पास दूसरे कॉरिडोर भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे थोड़ा सी डेवलपमेंट की जाए तो दूसरे कॉरिडोर्स में भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हमारा विंड पावर के सिलसिले में, कि हमारे पास माशाल्लाह विंड कॉरिडोर अवेलेबल है। अब हमें सिर्फ यानी गवर्नमेंट्स की जो है और या जो हमारे अदारे हैं उनकी नेक नीयती इसमें बड़ी अमल दखल है। नेक नीयती चाहिए, इंशाल्लाह हमें जो है वो एनर्जी वफर मिकदार में यहाँ से मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, इतना आपने वाकई सच्ची में मेरी भी नाजरीन हम श्योर कि वो जान के उनको काफी हैरानगी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी जिसके बारे में लोग सुनते तो हैं, खबरों में आता है इंटरनेशनल हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं समझा जाता कि यहाँ पे कोई काफी ये शायद आम नॉलेज में हो ही ना कि पाकिस्तान में विंड एनर्जी इस वक्त बन भी रही है। तो इस पर रोशनी डालने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ जैसे आपने सुना कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जा चुकी, वो तो जा चुकी, लेकिन जो अभी आने वाले वक्त में, जो आने वाले हालात में, अभी इशफाक साहब ने बताया, रेट्स भी बेहतर हैं, रुपीज में हैं, लोकल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 43,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स को मिला के हम सिर्फ 2000 तक गेन करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इस तरफ बढ़ेगा और ज्यादा, और इंशाल्लाह उसमें अब हमें ज्वाइन करते रहेंगे और हमें अपनी नॉलेज से अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जी प्लीज। ये जैसे मैंने बताया कि मतलब पिछली गवर्नमेंट्स के दौरान जितने महंगे प्रोजेक्ट लगे ये वाले, और इस पे ये जो नेपरा के रेट्स इतने हाई रेट्स हैं, तो इन पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी बना के इस पे भी थोड़ी इंक्वायरी की जाए कि वो क्यों इतने महंगे लगे, क्यों इतना हाई रेट्स उनको दिया गया नेपरा से। और फिर ये कि इस पे भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ फिगर सामने आनी चाहिए कि इसमें क्या चक्कर था और क्या पीछे हकीकत क्या है इसमें, वो सामने आनी चाहिए। और आइंदा से भी जो है वो हुकूमत को इसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा विंड प्रोजेक्ट जो हैं वो मुल्क में लगाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात अवाम तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। तो हम मैं खुद आपको जैसे जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो और ये चोर डाकू लुटेरे जो इस मुल्क का बेड़ा करके चले गए अपने अंजाम को पहुंचाए जाएं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आज के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।